सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन का टॉपिक जो है वेपर प्रेशर। तो सवाल उठता है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जब आपका वेपर लिक्विड के सरफेस पे लगा रहा हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रेशर exerted by vapor on the surface of the liquid, on the surface of the liquid, surface of the liquid in equilibrium। तो वेपर प्रेशर के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो वेपर लिक्विड के सरफेस पे लगेगा वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका लिक्विड और वेपर आपस में कैसे होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में। तो इसका सिंपल मतलब है रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होना चाहिए रेट ऑफ वेपराइजेशन तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि आपका लिक्विड और वेपर आपस में क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो इसको हम समझते हैं। सपोज कर लो ये रहा आपका बीकर, यहाँ पे मैंने इसको किया हीट, ये रहा आपका लिक्विड। ये आपका लिक्विड है। हीट करने के बाद ये आपका कंटेनर क्लोज्ड है। हीट करने के बाद इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। क्योंकि आपका कंटेनर क्लोज्ड है तो ये मैं पहले बता दूं ये आपका वेपर। तो जैसे जैसे आप हीट करोगे एक टाइम के बाद ये वेपर आएंगे इस सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे सारे वेपर्स आएंगे। लिक्विड के सरफेस पे आते ही ये फिर से क्या हो जाएंगे? कंडेंसेट हो जाएंगे आपके लिक्विड फॉर्म में। फिर आप हीटिंग कर रहे हो तो फिर से ये वेपर बनेंगे। तो जब ये लिक्विड के सरफेस पे आएंगे तो ये अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट आपका आता है कि वेपर प्रेशर के आपके वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो उस फैक्टर को पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन एक पता होनी चाहिए। उस इक्वेशन को वेंट ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं और उस इक्वेशन का नाम एक और है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या बोलती है? आपका जो प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है ए, जो कि कोई एक कांस्टेंट है, ई की पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टर्म्स है, पी आपका है वेपर प्रेशर, ए आपका कांस्टेंट होता है, डेल्टा एच, यहाँ पे डेल्टा एच वैप लिखते हैं हम, और ये डेल्टा एच वैप जो होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, और आपका जो टी है वो है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन।
अब ये जो आपका गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट डिपेंड करती है कि आपने एनर्जी को किसमें लिया है। अगर आपने एनर्जी जूल पर मोल पर केल्विन पे लिया है, तो इसका आपकी गैस कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी, अगर आपने एंथैल्पी जूल में लिया है तो आपके गैस कांस्टेंट की यूनिट जो हो जाएगी 25/3 जूल मोल पर केल्विन। अगर आपने इसकी यूनिट कैलोरी में ली है तो ये हो जाएगा आपका 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, 25/3 हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लेते हैं, ये 8.314 भी कभी कभी ले लिया जाता है। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, सबको क्लियर है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सो आपका जो पहला फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। वो क्या है? टेम्परेचर। तो बेटा आपका जो टेम्परेचर होता, आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना वेपर्स बढ़ेगा। इसका रिलेशन कैसा है? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर बढ़ेगा, और वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका ही इक्वेशन जो हमने लिखा था, प्रेशर इज इक्वल टू ए की पावर डेल्टा एच वैप अपॉन आर टी। ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ही आपको रिलेशन देता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन को लॉग के टर्म में लिखते हो तो ये आपका इक्वेशन हो जाता। सपोज कर लो T1 टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर P1 था और T2 टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर P2 था। तो इस इक्वेशन में जब हम डालेंगे तो आपका इक्वेशन जो है वो निकल के कुछ ऐसा आएगा, ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वैप अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन को आप यहाँ पे सॉल्व करते हो, जहाँ पे आप इसको, ये जो है आपका नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब है इसका बेस e है, तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप ln जो होता है वो बराबर होता है 2.303 लॉग। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इक्वेशन मॉडिफाई हो जाता और ये होता है लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वैप अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सो ये आपका पहला फैक्टर है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना ही बढ़ता है, और आपके टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना प्रेशर बढ़ा है आप इस क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से निकालते हो। अब बारी है आपके फैक्टर 2 की। तो आपका दूसरा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको आप ध्यान से समझो। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि सपोज कर लो ये मैंने बनाया मॉलिक्यूल और ये मैंने बनाया मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इसी को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से। अब इसको समझो कैसे, कि सपोज कर लो ये मैंने कोई लिया लिक्विड और इस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही पास पास हैं, तो जब मैं इनको हीट करूंगी, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वेरी क्लोज का मतलब है इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो बेटा आपको भी पता है कि अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी ज़्यादा मतलब आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर तो अगर आपने उसी सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, अगर आपने यहाँ पे जो हीट दिया वो सेम अमाउंट में दिया और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इनके जो वेपर्स बनेंगे वो कम बनेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी उस अपने सरफेस को छोड़ना ही नहीं चाहते। जब मॉलिक्यूल अपने सरफेस को जल्दी छोड़ेंगे ही नहीं तो वेपर में कन्वर्ट जल्दी होंगे नहीं। तो आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसी के लिए आप एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम H2O एंड H2S। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? वेपर प्रेशर हाई का मतलब है किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो ये वाटर है, आपको पता है कि वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2S में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नाम की बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अब जब आप इसको कंपेयर करोगे H2O में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा है H2S से। तो जैसे कि मैंने बोला अगर इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो आप जब हीट दोगे तो इसके वेपर्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस को इजीली नहीं छोड़ेंगे, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब इसके वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होगा। जबकि H2S में अगर आप देखो कंपेयर करो वाटर से, तो H2S में आपके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे क्योंकि वो सरफेस को इजीली छोड़ सकता है। अगर वेपर्स ज़्यादा बने तो आपका वेपर प्रेशर भी हाई होगा। तो इन्हीं दो फैक्टर से रिलेटेड आपका एक लॉ है राउल्ट्स लॉ, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।